आप सभी को आपकी मनोकामना को पूरा करने में आपको आशीर्वाद दे और आप अपने जीवन में सफल रहें, खुश रहें और सुखी रहें। धन का, बल का, ज्ञान का कभी आपके पास कमी न हो, यही मेरा मंगल कामना है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग अगले विचारक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे रूसो के बारे में, और आज हमारा चर्चा का विषय होगा इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट हमारा चर्चा का विषय होगा इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड? इमैनुअल कांट, यानी आज हम लोग कांट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कांट का स्वभाव क्या है, कांट का नेचर कैसा है, कांट का स्वभाव क्या है, इनका नेचर कैसा है। इसके बाद कांट के द्वारा जिन साहित्यों का रचना किया गया, जिन साहित्यों का रचना किया गया वह साहित्य कौन कौन से हैं। इसके बाद कांट का जीवन का उद्देश्य क्या है, कांट का जीवन का उद्देश्य क्या है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कांट का विचारधारा क्या है, कांट का विचारधारा क्या है। इसके बाद कांट की सीमाएं क्या है, कांट की सीमाएं क्या है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, यह दार्शनिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट दार्शनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट दार्शनिक है, और इनका विचार आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कांट कहां का रहने वाला था, इसका जन्म कहां हुआ था। बच्चों आप देखोगे कि 1724 में कांट का जन्म जर्मनी में हुआ था। कांट का जन्म जर्मनी में हुआ था 1724 में। यह काल प्रबोधन का काल था और इसलिए इस काल में विचारों से अत्यंत प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है
कि कांट का उसका स्वभाव क्या था, उसका प्रकृति क्या था, उसका कैरेक्टर क्या था। बच्चों, जब हम लोग कांट के विचारों पर प्रकाश डालते हैं, जब हम लोग कांट के विचारों के नजदीक जाते हैं, समीप जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, तो हम पाते हैं कि कांट का जो स्वभाव था वह बुद्धिवादी था। कांट का स्वभाव जो है वह क्या था? बुद्धिवादी। ध्यान दे, उसका स्वभाव बुद्धिवादी था। पहली बात। दूसरी बात कि कांट के समय में यूरोप में दो तरह के विचारधारा लोकप्रिय था। एक था बुद्धिवाद और दूसरा था अनुभववाद। आपको हम लिखवाएंगे, पहले आप समझिए। मैंने कहा था आपसे कि बच्चों, जो विश्व इतिहास है वह तथ्य नहीं, वह एकदम विचारधारा है, विचार है, दर्शन है, एक चेतना है, सोच है। और यदि हम उस विचार को पकड़ लेते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, या उसे अपने में प्रवेश करने देते हैं, या तो प्रवेश करते हैं या अपने में उसे प्रवेश करने देते हैं, तो पूरे जीवन में हम कांट को नहीं भूल पाएंगे, पूरे जीवन में हम रूसो को नहीं भूल पाएंगे। तो समझिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कांट का स्वभाव कैसा था। मैंने कहा कि कांट बुद्धिवादी था, अंग्रेजी में कहते हैं रैशनलिस्ट, अंग्रेजी में कहते हैं रैशनलिस्ट, बुद्धिवादी था। बाजुरा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि बुद्धिवादी का मतलब क्या होता है? बाजुरा, यदि आप मेरी आवाज को सुन रही हैं, कैन यू टेल मी व्हाट इज रैशनलिज्म? बुद्धिवादी होता क्या है? आप में से कोई भी व्यक्ति बता सकता है? रीवा ने कहा लॉजिकल, ज्योति ने कहा तर्क पर आधारित। अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुनमुन ने कहा किसी बात को तर्क के माध्यम से जानना। अच्छी बात है। सही गलत का निर्धारण बुद्धि के माध्यम से, ज्योति ने कहा, बहुत सुंदर। प्रियंका ने कहा बुद्धि के माध्यम से, बहुत अच्छी बात। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। मुझे आज अच्छा लगता है, मुझे आपके आंसर को जान करके, आपके उत्तर को जान करके सुखद अनुभव होता है, सुखद लगता है कि कम से कम आप समझ रहे हैं। अब देखो बच्चों, सबसे बड़ी जो है उपलब्धि होती है जो पढ़ाता है, उसका सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जब बच्चा उसके द्वारा पूछे गए सवालों का सही उत्तर देता है। हमारा सबसे बड़ा पूंजी यही है, सबसे बड़ा मेरा उपलब्धि यही है, मेरा मानना है। बुद्धिवाद का मतलब होता है बच्चों कि हमें सही का और गलत का, हमें सही का और गलत का आकलन, गलत का आकलन विश्वास के माध्यम से नहीं करना है, विश्वास के माध्यम से नहीं करना, किसी परंपरा के माध्यम से नहीं करना,
सही का गलत का आकलन विश्वास के माध्यम से नहीं करना है, किसी परंपरा के माध्यम से नहीं करना है, किसी व्यक्ति के कहने पर नहीं करना है, व्यक्ति के कहने पर नहीं करना है, कहने पर नहीं करना है, किसी व्यक्ति के कहने पर नहीं करना, किसी ग्रंथ के कहने पर नहीं करना, किसी ग्रंथ के आधार पर नहीं करना है। हमें करना है बुद्धि के माध्यम से करना है, अपने विवेक के माध्यम से करना है, तर्क के माध्यम से करना है, अन्वेषण के माध्यम से करना है, प्रयोग के माध्यम से करना है, प्रमाण के माध्यम से करना है। जो बात प्रयोग प्रमाण के आधार पर सही साबित होगा उसको हम मानेंगे, जो गलत साबित होगा उसको हम त्याग देंगे, उसका हम इसको कहते हैं बुद्धिवाद। तो कांट क्या था? एक बुद्धिवादी विचारक था। अगली बात मैंने कहा कि 18th सेंचुरी में यूरोप में दो तरह के विचारधारा प्रचलित है। 18th सेंचुरी में यूरोप में दो तरह के विचारधारा प्रचलित है। ये यूरोप हो गया, समय हो गया 18th सेंचुरी, और विचारधारा हो गया बुद्धिवाद, और एक हो गया अनुभव। एक हो गया बुद्धिवाद और दूसरा है अनुभव। बुद्धिवाद को हम कहते हैं रेशनलिज्म कहते हैं, और अनुभववाद को हम कहते हैं एम्पिरिसिज्म कहते हैं। एम्पिरिसिज्म कहते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं एम्पिरिसिज्म, अनुभव। यह दो विचारधारा 18th सेंचुरी में यूरोप में लोकप्रिय था। थोड़े समय के लिए आपको हम चाहते हैं कि इतिहास से थोड़ा सा आपको हम दर्शन के शास्त्र में, दर्शन के क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम दर्शन के क्षेत्र में चलते हैं, यानी हम इतिहास को छोड़ करके थोड़ा फिलोसफी की ओर जाते हैं। इतिहास को छोड़ करके थोड़े समय के लिए हम दर्शन शास्त्र की ओर चलते हैं। जो बुद्धिवाद है उसको जो मानने वाले लोग थे, बुद्धिवाद को मानने वाले जो लोग थे उस समय, उसमें एक नाम है देकार्त, एक नाम है देकार्त का। देकार्त जो है फ्रांस का था, बुद्धिवादी था। जो दूसरा नाम है एस्पिनोजा, 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 SPINOZA, एस्पिनोजा। ये सब विचारकों का नाम है। पहला देकार्त, देकार्त हो गया, और दूसरा हो गया एस्पिनोजा। हाँ, प्रियंका ने बहुत सही बोला, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, देकार्त ने कहा था। अच्छी बात है प्रियंका, बहुत सुंदर बात है। अब आइए अनुभववाद। अनुभववाद को जो मानते थे उसमें सबसे बड़ा नाम है जॉन लॉक। सबसे बड़ा नाम है जॉन। अनुभववाद को जो मानने वाले लोग हैं
उसमें सबसे बड़ा नाम किसका है? जॉन लॉक, जो कि इंग्लैंड का है। जॉन लॉक जो है कहां का है? इंग्लैंड। अब समझिए बात को बस। अनुभववाद कहता है, क्या कहता है समझिए, अनुभववाद कहता है कि जब हमारा जन्म होता है, जब हम पैदा होते हैं, उस समय हमारा दिमाग कोरे कागज की तरह होता है। कैसा होता है? कोरे कागज की तरह। उस समय हमारा दिमाग कोरे कागज की तरह होता है, बिल्कुल सफेद होता है। यह बिल्कुल कैसा है? सफेद है। यानी इस कागज पर कुछ भी लिखा नहीं रहता है, इस कागज पर कुछ भी लिखा नहीं रहता है, यह पूरी तरह से सफेद होता है। आगे क्या कहता है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम अपने अनुभव के माध्यम से चीजों को सीखते हैं, अपने अनुभव के माध्यम से चीजों को सीखते हैं, जैसे जैसे हम बड़ा होते जाते हैं। जैसे कोई चीज खाते हैं तो हम देखते हैं कि मीठा लगता है, मिर्च को खाते हैं, मिर्च वो तीखा लगता है, तो मिठाई को खाए तो हमने कहा मीठा है। यानी जहां जहां मिठाई देखेंगे, जहां जहां हम मिठाई देखेंगे तो हमारा अनुभव कहेगा ये मीठा होगा, और जहां जहां हम मिर्च देखेंगे, मिर्चा, वहां वहां हमारा अनुभव बोलेगा ये तीखा होगा। यानी अनुभववाद कहता है कि जब मानव का जन्म होता है, उस समय उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, उस समय उसके पास कोई भी ज्ञान नहीं होता है, एबीसी नहीं होता है। उसका दिमाग कोरे कागज की तरह सफेद होता है। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे वह अपने अनुभव के माध्यम से चीजों को सीखता है, और वही उसका ज्ञान में तब्दील हो जाता है, वही उसका ज्ञान में तब्दील हो जाता है। इसको कहते हैं अनुभववाद। तो मैंने कहा कि जब कांट था, तो कांट के समय में पूरे यूरोप में दो तरह के विचारधारा लोकप्रिय थे, एक बुद्धिवादी और दूसरा अनुभववादी। ध्यान रखिए, कांट ऐसा पहला व्यक्ति है, ऐसा पहला विचारक है, ऐसा पहला दार्शनिक है जिसने दोनों विचारों को जोड़ दिया, जिसने दोनों विचारों को एक आपस में जोड़ दिया, दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया, और कहा कि मानव के अंदर दोनों तरीका से ज्ञान होता है। कुछ ज्ञान बुद्धि के माध्यम से होता है, और कुछ ज्ञान अनुभव के माध्यम से होता है। यानी कांट को बुद्धिवाद और अनुभववाद के बीच एक सेतु माना जाता है। क्या? एक सेतु माना जाता है, जिसने दोनों को जोड़ा। ध्यान देना। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कांट बुद्धिवादी, मैंने कहा कांट पहला विचारक है जिसने बुद्धिवाद को और अनुभववाद को जोड़ दिया। अब तीसरी बात यह है बच्चों
कि कांट एक नैतिक दार्शनिक है। क्या है? कांट एक नैतिक विचारक है। कांट जो है एक नैतिक विचारक है, एक नैतिक विचारक है। क्या है? एक नैतिक विचारक है, यानी ही वॉज ए मोरल थिंकर, ही वॉज ए मोरल थिंकर। अब देखो ये नैतिक का मतलब क्या होता है? नैतिक का मतलब क्या होता है? कांट कहता है बच्चों कि मानव धरती का मानव धरती का एकमात्र ऐसा प्राणी है, एकमात्र ऐसा प्राणी है जो नैतिक होता है, एकमात्र ऐसा प्राणी है जो नैतिक होता है। जो क्या होता है? नैतिक होता है। कांट कहता है कि पूरे धरती पर केवल मानव ऐसा प्राणी है जो जानता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो जानता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि वह एक नैतिक प्राणी है, क्योंकि मानव जन्म से नैतिक होता है। बच्चों, मैं जो भी वाक्य बोलता हूं, मेरा जो भी सेंटेंस होता है, उनको ध्यान से सुनना है, उनको ध्यान से सोचना है, क्योंकि अभी हम आपको दर्शन पढ़ा रहे हैं, दर्शन फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, और दर्शन में दो वाक्यों के बीच संबंध होता है, लिंक होता है। यदि एक वाक्य को नहीं समझेंगे तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा जो है वाक्य भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इन दोनों के बीच जो कनेक्शन है उसको समझना है। मैंने कहा कि कांट एक नैतिक दार्शनिक है। फिर मैंने कहा कांट कहता है कि धरती पर मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको ज्ञान होता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। वह अच्छा और बुरा, अच्छा और भला में अंतर करता है, भला और बुरा में अंतर देखता है, क्योंकि मानव जन्मजात नैतिक होता है। यानी जब हम जन्म लेते हैं उस समय से ही हमारे अंदर नैतिकता विद्यमान होती है, वो बाद में नहीं आती है। जन्म के समय से ही हमारे पास नैतिक जो है तत्व हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, और जिसके कारण हम समाज में अच्छा का बुरा का ज्ञान लेते रहते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग यहां तक पहले पढ़ते हैं, लिखते हैं, और इसके बाद हम अगला जो पॉइंट होगा उसको हम आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको बोर्ड दिखाई देता होगा। आप बताइए, मैं आशा करता हूं कि आपको बोर्ड दिखाई देता होगा। ये मैंने जो लिखा है, पवन ठीक है, और सारे बच्चे ठीक है। तो मैंने अपने अक्षर को थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि आपको दिखाई दे दे आराम से। तो आइए लिखिए, सबसे पहला पॉइंट, कांट का पृष्ठभूमि। पहला पॉइंट लिखिए, कांट का पृष्ठभूमि। कांट का पृष्ठभूमि, कांट का पृष्ठभूमि लिखिए।
कांट का पृष्ठभूमि देखिए, सबसे पहले कांट का जन्म, इमैनुअल कांट का जन्म, इमैनुअल कांट का जन्म 1724 में, इमैनुअल कांट का जन्म 1724 में जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कांट अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव से एक बुद्धिवादी, अपने स्वभाव से एक बुद्धिवादी तथा तथा नैतिक विचारक है, अपने स्वभाव से बुद्धिवादी तथा एक नैतिक विचारक है, एक नैतिक विचारक है। उसके द्वारा अपने नैतिक विचारों को, अपने नैतिक विचारों को प्रतिष्ठित करने के लिए, अपने नैतिक विचारों को प्रतिष्ठित करने के लिए कई साहित्यों का रचना किया गया, कई साहित्यों का रचना किया गया, कई साहित्यों का रचना किया, जैसे 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 क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जैसे पहला साहित्य है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, दूसरा साहित्य है क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, प्रैक्टिकल रीजन, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, प्रैक्टिकल रीजन। तीसरा साहित्य, तीसरा जजमेंट, तीसरा हो गया जजमेंट, और चौथा है इटर्नल पीस, इटर्नल पीस, इटर्नल पीस, और चौथा है इटर्नल पीस, इटर्नल पीस। ये सब साहित्य कांट के द्वारा लिखे गए थे, ये सब साहित्य कांट के द्वारा लिखे गए थे। अब अगला हेडिंग डालिए, कांट का उद्देश्य, कांट का उद्देश्य, इमैनुअल कांट का उद्देश्य, इमैनुअल कांट का उद्देश्य। देखिए उद्देश्य में सबसे पहला वैश्विक समाज में, वैश्विक समाज में
वैश्विक समाज में नैतिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, वैश्विक समाज में नैतिक व्यवस्था को स्थापित करना, को स्थापित करना, वैश्विक समाज में नैतिक व्यवस्था को स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य मानव की स्वतंत्रता, मानव की स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र विकास को प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन करना, मानव की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र विकास को प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन करना। ठीक है, यह कांट का जीवन का उद्देश्य था, यह कांट का जीवन का उद्देश्य था, उसका सोच था। अब अगला प्रश्न है कि कांट अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करे। अगला प्रश्न है कि कांट ने अपने जीवन में जिन आदर्शों को परिभाषित किया है उनको कैसे प्राप्त करें। इसके पहले आपने देखा था कि रूसो के द्वारा अपने जीवन में जिन उद्देश्यों को निरूपण किया गया था, प्रतिपादन किया गया था, उनको प्राप्त करने के लिए रूसो ने अपने सिद्धांत का विकास किया था, और जिसके सहारे हमारे बीच में लोकतंत्र आया, जिसके सहारे हमारे बीच में राष्ट्रवाद आया। तो यहां पर हम यह देखेंगे कि कांट ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु क्या कहता है, क्या करना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, और जो कहता है, जो करना चाहता है, जो करवाना चाहता है, उसके द्वारा मानव समाज को कितना लाभ मिला, केवल लाभ मिला या साथ में हानि भी हुआ, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए, हमारा अगला हेडिंग होगा कि अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, प्राप्त करने हेतु कांट द्वारा प्रतिपादित विचारधारा, कांट द्वारा प्रतिपादित विचारधारा, कांट द्वारा प्रतिपादित विचारधारा। ठीक है,
नंबर वन, पहला पॉइंट, पहला, कांट रूसों के तरह मानता है, कांट रूसों के तरह मानता है कि मानव स्वभाव से अच्छा होता है, मानव स्वभाव से अच्छा होता है, वह जन्मजात नैतिक गुणों से, वह जन्मजात नैतिक गुणों से संपन्न होता है, वह जन्मजात नैतिक गुणों से परिपूर्ण होता है। फुल स्टॉप। कांट मानता है, कांट मानता है कि मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जो इस बात को समझता है, एकमात्र ऐसा प्राणी है जो इस बात को समझता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, उचित क्या है और अनुचित क्या है। कांट कहता है कि मानव की नैतिकता, कांट कहता है कि मानव की नैतिकता, मानव की नैतिकता, मानव की नैतिकता उसके अंतःकरण से, उसके अंतःकरण से, अंतःकरण से पैदा होती है। कांट कहता है कि मानव की नैतिकता उसके अंतःकरण से उत्पन्न होती है, पैदा होती है। अंतःकरण का मतलब होता है बच्चों आपके अंदर से, अंतःकरण का मतलब होता है आपके हृदय से, आपके अंदर से। तो कांट कहता है कि मानव की नैतिकता उसके अंतःकरण से पैदा होती है और यही नैतिकता, और यही नैतिकता मानव को उसके नैतिक कर्तव्यों का, यही नैतिकता मानव को उसके नैतिक कर्तव्यों का, उसके नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करती है, उसके नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करती है। ज्ञान प्रदान करती है जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण जिसके कारण अपने नैतिक कर्तव्यों का, जिसके कारण मानव अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है, जिसके कारण मानव अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इसको कांट, इसको कांट कर्तव्य का, इसको कांट कर्तव्य का अटल आदेश आदेश करता है, इसको कांट कर्तव्य का अटल आदेश करता है।
कर्तव्य का अटल आदेश कहता है। इसको कांट कर्तव्य का अटल आदेश कहता है। अंग्रेजी में कहते हैं कैटेगोरिकल, अंग्रेजी में कहते हैं कैटेगोरिकल इंपरेटिव्स, कैटेगोरिकल इंपरेटिव्स। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैटेगोरिकल इंपरेटिव्स, कर्तव्य का अटल आदेश, कर्तव्य का अटल आदेश। जरा इसको समझ लिया जाए फिर आगे बढ़ते। बच्चों, क्या आप बता पाओगे इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? इस वाक्य का क्या अर्थ है? यदि आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए कि ये बताओ कि कांट के द्वारा प्रतिपादित कर्तव्य का अटल आदेश, कर्तव्य का अटल आदेश का अर्थ क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? जल्दी से बोलिए। कर्तव्य का अटल आदेश का अभिप्राय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? बिल्कुल, ज्योति ने बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर ज्योति, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ज्योति ने कहा कि इसका अर्थ होता है कि अपने कर्तव्य को किसी भी तरह से पूरा करना। बहुत सुंदर, अपने कर्तव्य को किसी भी तरह से पूरा करना। ज्योति, आपने उत्तर तो सही बताया, लेकिन मेरा अगला सवाल है आपसे कि ऐसा क्यों? अपने कर्तव्य को किसी भी तरह से क्यों पूरा करना? अपने कर्तव्य को किसी भी तरह से पूरा क्यों करना? क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, ऐसे आपका समझ डेवलप होगा। आप लोग बहुत सही पकड़ रहे हैं। बताइए, अपने कर्तव्य को, रीवा ने बताया, और कोई? आदमी अच्छा होता है, ज्योति ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, और इसलिए बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि यह आदेश किसके द्वारा दिया गया है? यह आदेश जो है नैतिकता के द्वारा दिया गया है। यह इसका उत्तर है। इसका उत्तर यह है, अपने कर्तव्य को आपको किसी भी तरह से पूरा करना है, क्योंकि उस कर्तव्य को आदेश नैतिकता के द्वारा दिया गया है। चूंकि आदेश देने वाला नैतिकता है, और नैतिकता मानव का स्वभाव होता है। नैतिकता मानव में जन्मजात होता है, जो उसे सही और गलत का ज्ञान देता है। इसलिए इसे कहते हैं कर्तव्य का अटल आदेश, यानी ऐसा आदेश है जिसको पूरा ही करना है। क्यों भाई? क्योंकि उस आदेश को देने वाला कौन है? नैतिकता। नैतिकता जो कि मानव में जन्मजात विद्यमान होता है। अगला पॉइंट नोट कीजिए। अगला पॉइंट है कांट। अगला पॉइंट है कांट रूसो के तरह। कांट रूसो के तरह मानव की स्वतंत्रता, मानव की स्वतंत्रता
मानव की स्वतंत्रता, उसका उत्कर्ष, उसका उत्कर्ष का हिमायती, उसका उत्कर्ष का हिमायती। रूसो मानव की स्वतंत्रता तथा उसका उत्कर्ष का हिमायती, वह भी चाहता है, वह भी चाहता है कि मानव अपने बौद्धिक विकास, मानव अपने बौद्धिक विकास तथा नैतिक विकास, मानव अपने बौद्धिक तथा नैतिक विकास के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तभी जाकर वह मुक्त रूप से, तभी जाकर वह मुक्त रूप से अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, तभी जाकर वह अपना मुक्त रूप से सर्वांगीण विकास कर सकता है, सर्वांगीण विकास कर सकता है। सर्वांगीण का मतलब होता है अपना पूरा विकास कर सकता है। कांट रूसों से, कांट रूसों के तरह, कांट रूसों के तरह एक सामाजिक संविदा, एक सामाजिक संविदा, एक सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। एक सामाजिक संविदा का सिद्धांत, सामाजिक संविदा का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य है राज्य का निर्माण करना, जिसका उद्देश्य है एक राज्य का निर्माण करना, जिसका उद्देश्य है एक राज्य का निर्माण करना। रूसो कहता है, रूसो कहता है कि, सॉरी नॉट रूसो, लॉक, लॉक, कांट, नॉट कांट, कांट, ओके। अभी मेरे दिमाग में रूसो चल रहा था। देखिए, कांट कहता है कि, सुधार लेना बच्चों, कांट कहता है कि राज्य का निर्माण, राज्य का निर्माण समाज के, राज्य का निर्माण समाज में रहने वाले व्यक्तियों की नैतिक इच्छाओं से होगी, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की नैतिक इच्छाओं से होगी, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की नैतिक इच्छाओं से होगी। ब्रैकेट में मोरल विल, मोरल विल, ब्रैकेट में मोरल विल, नैतिक इच्छाओं से होगी। चूंकि मानव स्वभाव से नैतिक होता है, चूंकि मानव स्वभाव से नैतिक होता है, इसलिए इसलिए
राज्य का स्वरूप भी नैतिक होगा, चूंकि मानव स्वभाव से नैतिक होता है, इसलिए उस राज्य का स्वभाव भी नैतिक होगा, उसका स्वरूप भी नैतिक होगा, उसका प्रकृति भी नैतिक होगा। कांट कहता है कि ऐसे राज्य को, कांट कहता है कि ऐसे राज्य को व्यक्तियों के द्वारा अपने समस्त अधिकारों समर्पण कर देना चाहिए। ऐसे राज्य को व्यक्तियों के द्वारा अपने समस्त अधिकारों समर्पण कर देना चाहिए। फुल स्टॉप। कांट इस बात का भी प्रस्ताव करता है, कांट इस बात का भी प्रस्ताव करता है कि राज्य के पास कुछ दंड का अधिकार भी होना चाहिए। राज्य के पास कुछ दंड का अधिकार भी होना चाहिए, दंड का अधिकार भी होना चाहिए, दंड का अधिकार भी होना चाहिए, ताकि वह मानव के विकास के रास्ते में उत्पन्न बाधाओं दूर कर सके, ताकि वह मानव के विकास के रास्ते में उत्पन्न बाधाओं को दूर कर सके। फुल स्टॉप। पैरा बदल करके रूसों के तरह कांट ने भी अपने राज्य के निर्माण में लॉक के द्वारा प्रतिपादित अपने राज्य में लॉक के द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार तथा मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को शामिल नहीं किया है, जिसका परिणाम हुआ कि
जब कांट का विचारधारा, जिसका परिणाम हुआ कि जब कांट का विचारधारा का संबंध, जब कांट के विचारधारा का संबंध बाहरी दुनिया से होता है, बाहरी दुनिया से होता है, जब कांट के विचारधारा का संबंध बाहरी दुनिया से होता है, जैसा कि रूसो के साथ हुआ था, जैसा कि रूसो के साथ हुआ था, तो कांट के दर्शन में, कांट के दर्शन में अंतर्निहित, कांट के दर्शन में अंतर्निहित कमजोरियां उभर कर आने लगती है। कांट के दर्शन में अंतर्निहित कमजोरियां उभर कर आने लगती है, क्योंकि कांट के दर्शन में सबसे कमजोर पक्ष, क्योंकि कांट के दर्शन में सबसे कमजोर पक्ष यह है कि, सबसे कमजोर पक्ष यह है कि वो एक साथ, वह एक साथ राज्य को, वह एक साथ राज्य को मजबूत बनाता है, राज्य को मजबूत बनाता है, और दूसरी ओर, वह मानव की स्वतंत्रता का प्रबल हिमायती, क्योंकि वह एक राज्य को मजबूत बनाता है, दूसरी ओर वह मानव की स्वतंत्रता का प्रबल हिमायती। दोनों एक साथ संभव नहीं, दोनों एक साथ संभव नहीं, दोनों एक साथ संभव नहीं, क्योंकि मानव की स्वतंत्रता के लिए यह अनिवार्य है, मानव की स्वतंत्रता के लिए यह अनिवार्य है कि राज्य सीमित होना चाहिए, राज्य सीमित होना चाहिए, राज्य सीमित होना चाहिए, राज्य लिमिटेड होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, ताकि वह मानव के स्वतंत्रता, विकास के रास्ते में अतिक्रमण न कर सके, ताकि वह मानव की स्वतंत्रता तथा विकास के रास्ते में अतिक्रमण नहीं कर सके। फुल स्टॉप। तो बच्चों, आपने देखा कि कांट और रूसो
दोनों में सबसे बड़ा अंतर है, कांट और रूसो में सबसे बड़ा अंतर यह है कि रूसो जो है, रूसो राज्य को लोगों की समान इच्छा का परिणाम मानता है, का परिणाम मानता है। रूसो राज्य को समान इच्छा का परिणाम मानता है, जबकि कांट राज्य को लोगों की नैतिक इच्छाओं का परिणाम मानता है, इन दोनों में बेसिक अंतर आप देख सकते हैं। रूसो कहता है कि राज्य लोगों की समान इच्छा का परिणाम है, जबकि कांट कहता है कि राज्य लोगों की नैतिक इच्छाओं का परिणाम है, लोगों की नैतिक इच्छाओं का परिणाम है, ये कहता है कांट। दोनों में बेसिक अंतर दिखता है आपको। रूसो भी आदर्शवादी था, और कांट भी आदर्शवादी था, रूसो भी आदर्शवादी था और कांट भी आदर्शवादी था। ध्यान दें, जिस तरह से हमने कल बताया था कि रूसो कहता है कि हम मानव की स्वतंत्रता का रक्षा करना चाहते हैं, और यही कारण है कि हम मानव के द्वारा एक राज्य की निर्माण करने की सिफारिश करते हैं। जब राज्य मानव के द्वारा निर्मित होगा, उसका निर्माण मानव करेगा, उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, जब समझौता होगा, रूसो कहता है जब समझौता होगा, उस समझौता में कोई बाहर के आदमी शामिल नहीं होगा, कोई बाहरी आदमी शामिल नहीं होगा, वह गांव के लोगों के बीच होगा, लोगों के आपस में होगा, बाहर का कोई आदमी नहीं होगा। उसी तरह से कांट ने भी, आपने देखा कि राज्य के निर्माण के लिए एक सामाजिक संविदा का सिद्धांत देता है। हाँ बिल्कुल अमन, ये लोकल होगा, लोकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन इन दोनों विचारकों का सबसे कमजोर पक्ष यह है कि इन्होंने आवश्यकता से अधिक मानव को अच्छा मान लिया। कभी ये नहीं सोचा कि मानव हिटलर भी बन सकता है। हमेशा मानव भगवान बुद्ध नहीं बनेगा, हमेशा मानव महावीर नहीं बनेगा, गांधी नहीं बनेगा, टैगोर नहीं बनेगा। गांधी और टैगोर सारे मानव नहीं बनते, उनके बीच से कोई हिटलर पैदा हो सकता है, कोई लादेन भी पैदा हो सकता है, ओसामा बिन लादेन भी पैदा हो सकता है। मानव ने कभी ऐसा सोचा नहीं था।
रूसो ने ऐसा सोचा नहीं था, और जिसका परिणाम हुआ कि गलती से इन्होंने कह दिया आदमी अच्छा है तो राज्य भी अच्छा होगा, आदमी नैतिक है तो राज्य भी नैतिक होगा। कांट कहता है जब राज्य नैतिक होगा तो फिर उसमें ये लॉक को लाने की क्या जरूरत है, मॉन्टेस्क्यू को लाने की क्या जरूरत है। बिना लॉक के मॉन्टेस्क्यू के भी राज्य बन सकता है। जब आदमी अच्छा है तो राज्य भी अच्छा हो। लेकिन जब उनका दर्शन, ये उनका आदर्श है, ये उनका आदर्श है बच्चों, जब ये आदर्श धरती पर उतरता है, जब धरती पर यह उतरता है तो यह बिखरने लगता है, क्योंकि इसमें केवल आदर्श की बात की गई थी, इसमें व्यवहार की बात नहीं की गई। और व्यवहार में आदर्श हमेशा वह नहीं रहता है जैसा कि उसको बनाने वाला अपेक्षा करता है। कुछ न कुछ आदर्श में बदलाव हो ही जाते हैं। और सही जो है आदर्श वो होता है जो लॉक का था। लॉक जो है वह बुद्धिमानी था, दिमाग से काम किया। उसने कहा नहीं नहीं, यदि हम राजा के हाथों में मानव के सारे प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देंगे तो कल हो सकता है कि राजा बोलेगा कि अब तुम्हारे पास कुछ बचा तो है नहीं, अब तुम्हारे पास हमारा विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और तभी लॉक कहता है कि जब संविदा होगा, याद करो लॉक ने कहा था रूसों से पहले, जब राज्य बनेगा तो मान लो कि मानव के पास सब अधिकार है। जब राज्य बनेगा तो लॉक ने कहा था कि मानव के पास कुल 100 अधिकार है। ये लॉक है, समझिए बात को। ये राज्य है और ये व्यक्ति व्यक्ति और ये व्यक्ति व्यक्ति लॉक ने कहा कि तुम्हारे पास कितना अधिकार है, 100 है। 100 ये राज्य है। इन दोनों के बीच संविदा होता है, इन दोनों के बीच क्या होता है, संविदा होता है। संविदा होता है व्यक्ति में, राज्य। लॉक कहता है कि जब संविदा होगा उसमें कहा जाएगा कि 100 में से, यहां पर 100 में से 97 निकाल दिया जाए। इस 100 अधिकार में से क्या 97 अधिकार निकाल लिया जाए और 97 अधिकार राज्य को दे दिया जाए। अब ये 97 किसके पास आ गया, राज्य के पास। कैसे आ गया, संविदा के द्वारा, संविदा के द्वारा। अब जब 97 चला गया तो व्यक्ति के पास केवल 3 अधिकार बच गए, ओनली 3। क्या क्या, नंबर 1 लाइफ, नंबर 2 लिबर्टी, नंबर 3 प्रॉपर्टी। नंबर 3 प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। यह 3 अधिकार मानव ने लॉक के कहने पर, बच्चों ध्यान रखना, ये 3 अधिकार मानव ने लॉक के सलाह पर अपने पास रख लिया और 97 दे दिया राज्य को। इसके बाद संविदा में कहा गया कि यदि राज्य इन तीनों अधिकारों को 1 2 3, यदि राज्य इन तीनों अधिकारों को रक्षा नहीं कर पाता है तो यह व्यक्ति इस राज्य को
जो राजा है इसको विरोध कर सकता है, इसको हटा सकता है। यदि राज्य इन तीनों अधिकारों को रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो व्यक्ति राज्य को चलाने वाला राजा को हटा सकता है। बच्चों, यह सिद्धांत बहुत अच्छा सिद्धांत, इसमें कोई खतरा नहीं था। और यही कारण है कि अमेरिका ने जब अपना संविधान बनाया तो अपने संविधान में उसने सबसे पहला काम किया कि लॉक के सिद्धांत को जगह दिया। अमेरिका ने अपने संविधान में लॉक के सिद्धांत को जगह दी। अभी देखो ट्रंप को देखो, अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप जो थे उनके ऊपर अमेरिकी संसद के द्वारा उनके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। क्या? महाभियोग प्रस्ताव। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने अपने कार्यकाल में लोगों के जीवन, उनके स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति को रक्षा बेहतर ढंग से नहीं किया था। और यही कारण है कि लोगों ने उनके ऊपर हटने के बाद भी इंपीचमेंट, महाभियोग लगाने का प्रावधान किया है, तैयारी किया है। तो ये बच्चों आपका कांट का विचारधारा है। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं कि कांट जो है वह ईश्वर के बारे में क्या कहता है। कांट जो है ईश्वर के बारे में क्या कहता है, यानी कांट का ईश्वरवादी सिद्धांत, कांट का ईश्वरवादी सिद्धांत। कांट का ईश्वरवादी सिद्धांत, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। कांट कहता है कि माना कि तर्क के माध्यम से ईश्वर को साबित नहीं किया जा सकता। तर्क के द्वारा ईश्वर को साबित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। इसका एकमात्र अर्थ है कि ईश्वर को तर्कों के माध्यम से साबित नहीं किया जा सकता। इसका एकमात्र अर्थ यह है कि ईश्वर को तर्कों के माध्यम से साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तर्कों से परे है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये आपका जो कांट है यह समाप्त हुआ। ठीक है,
इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं, इसी का भाग है उपनिवेशों में अनुमोदन का विस्तार। एक्सपेंशन ऑफ एनलाइटमेंट इन दी colonies, उपनिवेशों में प्रबोधन का विस्तार। ये हम लोग का पहला यूनिट है, और पहले यूनिट में 3 बातों का उल्लेख किया गया था। मैंने बताया भी था प्रबोधन क्या है, दूसरा था रूसो और कांट का विचारधारा, और तीसरा है उपनिवेशों में प्रबोधन का विस्तार। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका नंबर 2, अफ्रीका नंबर 3, एशिया नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आदि उपनिवेशों में प्रबोधन की चेतना का विकास। प्रबोधन की चेतना का विकास कहां? अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड। यानी आप देख सकते हो, इसमें से कोई भी ऐसा देश यूरोपीय नहीं, कोई भी इसमें से यूरोपीय नहीं। ये हो गया अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले जो प्रबोधन आया है वह यूरोप में आया है। सबसे पहले कहां आया? यूरोप में। और यूरोप से उसका विस्तार हुआ अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में और ऑस्ट्रेलिया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिका में प्रबोधन की चेतना का विकास। अमेरिका में प्रबोधन की चेतना का विकास सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में एक हो गया उत्तरी अमेरिका और दूसरा हो गया दक्षिणी अमेरिका। एक हो गया उत्तरी अमेरिका और दूसरा हो गया दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिण, ठीक है।
जो उत्तरी अमेरिका है उस पर विशेष रूप से इंग्लैंड का प्रभाव है, इंग्लैंड का प्रभाव है, जहां पर इंग्लैंड के द्वारा बसाए गए 13 उपनिवेश हैं, जहां इंग्लैंड के द्वारा बसाए गए 13 उपनिवेश हैं। क्या है? 13 उपनिवेश हैं। इन 13 उपनिवेशों में यूरोप से, इन 13 उपनिवेशों में यूरोप के कई देशों से लोगों का आगमन था। कुछ लोग इंग्लैंड से भी आए, कुछ लोग फ्रांस से भी आए, कुछ लोग हॉलैंड से भी आए, है? कई देशों के लोगों का अमेरिका में आगमन। ध्यान देना, यानी अमेरिका में इंग्लैंड का जो 13 उपनिवेश थे वे किसी एक यूरोपीय देश के नहीं थे। इसमें रहने वाले लोग यूरोप के विभिन्न देशों से आए थे। यानी अमेरिका में जो संस्कृति थी वह कैसी थी? मिश्रित। अमेरिका में जो कल्चर थी मिश्रित थी, मिश्रित संस्कृति। ध्यान, आप देखिए अमेरिका के ही ऊपरी भाग में कनाडा, जो अमेरिका है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके ऊपरी भाग में कनाडा है। कनाडा पर फ्रांस का अधिकार था। आप पढ़े होंगे, कनाडा पर फ्रांस का अधिकार था। ध्यान दें। अब आइए दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में देखोगे बच्चों, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया। इन सभी देशों का अधिकार कहां पर? दक्षिणी अमेरिका। स्पेन का, पुर्तगाल का, फ्रांस का, हॉलैंड का, इन सबका यहां पर अधिकार है। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव था स्पेन का। अब मूल प्रश्न यह है कि अमेरिका में प्रबोधन की चेतना का विस्तार कैसे होगा? समझिए, जब यूरोप से वहां के लोग अपने घर बार को छोड़कर अमेरिका में आए और यहीं पर बस गए, कुछ उत्तरी अमेरिका में और कुछ दक्षिणी अमेरिका में, तो ये लोग अब आकर के अब अमेरिका को ही अपना घर समझने लगे कि हमारा घर यही है। हम लोगों ने अपने वतन को छोड़ दिया है, अब हमें वापस इंग्लैंड नहीं जाना, हमें फ्रांस नहीं जाना है, हमारा घर यही। क्योंकि अब इस घर को ही हम चाहते हैं कि हमें सुंदर बनाना है। ध्यान दीजिए, अब रिजल्ट क्या होता है बच्चों? सबसे पहला रिजल्ट होता है बच्चों कि उत्तरी अमेरिका में इतना प्राकृतिक संसाधन है, इतना प्राकृतिक संसाधन है। ध्यान दो, उत्तरी अमेरिका में इतना प्राकृतिक संसाधन है। नंबर 1,
यहां पर बड़े बड़े प्राकृतिक संसाधन हो गया, नदियां भी यहां पर है, नदियां भी है यहां पर, जिसका परिणाम हुआ कि जिन लोगों ने अपने घर बार को छोड़कर उत्तरी अमेरिका में बसे थे, इन्होंने अपने मेहनत करके, अपने उद्यमशीलता से, परिश्रम से अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, और दोहन करने के बाद इन लोगों ने अमेरिका में कृषि, शिल्प, उद्योग, व्यापार वाणिज्य, नगरीकरण, इन सबका विकास करना शुरू किया। इन सबका अमेरिका में विकास होने लगा, क्योंकि मैंने कहा कि नदियां थी, जब नदियां थी तो बड़े बड़े बंदरगाह स्थापित हुए, जब नदियां थी तो बड़े बड़े बंदरगाह स्थापित हुए। जैसे आप नाम सुने होंगे, बोस्टन का नाम सुने, बोस्टन, आप नाम सुने होंगे बोस्टन। बोस्टन एक बड़ा बंदरगाह था अमेरिका में। तो नदियों के द्वारा बंदरगाह स्थापित हुए, और जो प्राकृतिक संसाधन थे उनके द्वारा उद्योग, शिल्प, कृषि, व्यापार वाणिज्य, नगरीकरण, इन सब का विकास हुआ। अब अमेरिका नहीं रहा, वह लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार विकास होते जा रहा है। इसके साथ जब अमेरिकी लोगों के पास पैसा हो गया, पूंजी हो गया, उन्होंने क्या किया कि अपने यहां बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, डिबेटिंग क्लब जहां की डिस्कशन होता है, और बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए। अमेरिका में बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित हो गए, हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल जैसे विश्वविद्यालय अमेरिका में स्थापित। यानी कि अमेरिकी वासी अब प्रबोधन की चेतना को अपनाने लगे। अब इनके पास प्रबोधन की चेतना आने लगी। उसी समय क्या हुआ बच्चों, कि जो इंग्लैंड की सरकार है वह चाहती है कि अमेरिका के अंदर जो संसाधन है उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड क्या है, मातृदेश है। इंग्लैंड कहता है कि मैं मातृदेश हूं, मैं मदर नेशन हूं, और तुम मेरा उपनिवेश हो, और तुम क्या हो, मेरा उपनिवेश हो। ये कहता है, इंग्लैंड कहता है कि मैं मातृदेश हूं, और अमेरिका क्या है, मेरा उपनिवेश है। इसलिए अमेरिका में विद्यमान समस्त संसाधन मेरा है। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शोषण किया गया, धन का निष्कासन किया गया, हमारे कृषि को, शिल्प को, उद्योग को चौपट कर दिया, वही काम इंग्लैंड चाहता था अमेरिका में करना। और जिसका परिणाम हुआ बच्चों कि अमेरिका में वहां के लोगों ने इंग्लैंड के विरुद्ध आजादी की घोषणा कर दी। तो संक्षेप में हम बताना चाहेंगे आपको कि अमेरिका में प्रबोधन की चेतना कब शुरू होती है, 18वीं सेंचुरी में शुरू होती है।
अमेरिका में प्रबोधन की चेतना का विकास मिड 18वीं सेंचुरी में शुरू होता है। मिड 18वीं सेंचुरी में शुरू होता है। मिड 18वीं सेंचुरी यानी 18वीं सेंचुरी के मध्य में शुरू होता है। और कैसे होता है? दो तरह से होता है। दो तरह से होता है। नंबर एक, अमेरिकी लोगों द्वारा, अमेरिकी लोगों के द्वारा, अमेरिकी वासियों के द्वारा अपना आर्थिक, सामाजिक प्लस सांस्कृतिक विकास करते हुए प्रबोधन की चेतना को धारण किया है। प्रबोधन की चेतना को धारण किया। प्रबोधन की चेतना को धारण किया। पहला तो ये हो गया। और दूसरा जो है तरीका यह था कि अमेरिका में प्रबोधन का प्रसार साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद के विकास होने के क्रम में हुआ। इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया। आप देखिए, अब यहां पर हम एक बात करना चाहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बात यह है बच्चों कि अमेरिका में प्रबोधन का विकास तो होता है। अमेरिका में साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद के विकास करने के क्रम में प्रबोधन की चेतना का प्रसार होता है, उसका विस्तार होता है। लेकिन जो अमेरिकी प्रबोधन की धारा, अमेरिकी प्रबोधन की धारा का सामाजिक आधार कमजोर है। आधार क्या
क्या है, कमजोर है। अमेरिकी प्रबोधन की धारा का सामाजिक आधार कमजोर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि अमेरिका में स्वतंत्रता के बाद, अमेरिका में स्वतंत्रता के बाद महिलाओं अमेरिका के काले लोग यानी अश्वेत, काले लोग का मतलब अश्वेत, और अमेरिका के मूलवासी, जिनको रेड इंडियंस कहते हैं, जिनको रेड इंडियन कहते हैं, इन तीनों को लिखिए, इन तीनों को उन अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इन तीनों को उन अधिकारों से वंचित कर दिया, इन तीनों को उन अधिकारों से वंचित कर दिया गया जो कि वहां के श्वेत लोगों को दिया गया, जो कि वहां के श्वेत लोगों को दिया गया। जो कि वहां के श्वेत लोगों को दिया गया। यह सबसे बड़ी कमजोरी है। तो आपको यह बात समझ में आ गया हो कि अमेरिका में जो प्रबोधन की चेतना का विकास होता है वह दो वजह से होता है। पहला तो ये कि अमेरिका के अंदर जो रहने वाले लोग थे वे काफी मेहनती थे, काफी उद्यमशील थे, परिश्रमी थे, जिन्होंने अपने मेहनत से वहां के संसाधनों का दोहन किया और उसके जरिए अमेरिका में आर्थिक विकास हुआ। अमेरिका में आर्थिक विकास हुआ तो आर्थिक विकास ने सामाजिक विकास को जगह दिया। जब सामाजिक विकास हुआ तो सामाजिक विकास ने सांस्कृतिक विकास को जगह दी और ऐसे में अमेरिका एक आधुनिक राष्ट्र बनने लगा। और दूसरा मैंने कारण बताई थी आपको कि अमेरिका में चूंकि इंग्लैंड का शासन था, अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश था और जिसके वजह से अमेरिका में साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बीच में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के द्वारा भी अमेरिका में राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ। और जब हम राष्ट्रवादी चेतना की बात करते हैं इसका मतलब कि हम प्रबोधन की बात करते हैं, क्योंकि प्रबोधन से ही सबसे पहले पता चलता है कि राज्य का निर्माण लोगों के इच्छाओं से होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, प्रबोधन से ही सबसे पहले इस चेतना का विकास हुआ कि राज्य का आधार या राज्य का निर्माण लोगों के इच्छाओं के माध्यम से होना चाहिए, न कि राजा के माध्यम से। कोई राजा, कोई सुल्तान, कोई बादशाह, कोई तानाशाह का इच्छा राज्य का आधार नहीं बन सकता है, बल्कि राज्य का आधार है मानव की इच्छा। हम चाहेंगे तो मोदी जी को अगली बार चुनेंगे, नहीं चाहेंगे तो अगली बार उन्हें हम नहीं चुनेंगे। ये कहता है
आधुनिक लोकतंत्र, यह कहता है प्रबोधन। ठीक है, अब आइए देखिए, एक फायदा हमको ये हुआ है कि चूंकि हम लोगों ने इसके पहले आधुनिक भारत को पढ़ लिया, और आधुनिक भारत को पढ़ने से फायदा ये हुआ है कि जो इस समय हम जिन विचारों का आपके साथ परिचर्चा कर रहे हैं, लगभग इनमें से अधिकांश विचारधारा जब हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे थे तो उस समय हमारे सामने आए, और इसलिए हमें और आपको इन विचारों को समझने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। कारण याद कीजिए, जब हम लोग भारत में समाज और धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे उस समय हमने चर्चा किया था पुनर्जागरण, प्रबोधन। तो अब फिर हम चर्चा करते हैं तो आपको थोड़ा सहूलियत प्राप्त होगी। आप देखिए, यह है दक्षिणी अमेरिका, यह है दक्षिणी अमेरिका। इसके बारे में आप देखेंगे तो जैसा कि हमने कहा कि दक्षिणी अमेरिका में भी पश्चिमी यूरोपीय देशों का उपनिवेश था, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में भी पश्चिमी यूरोपीय देशों का उपनिवेश था। इस दक्षिणी अमेरिका को हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, इसको हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, इस अमेरिका को हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि पश्चिमी यूरोप के कई देशों का यहां भी उपनिवेश, और सबसे अधिक यहां प्रभाव था किसी का, वह था स्पेन। सबसे अधिक यहां प्रभाव था स्पेन का था, फ्रांस का था, पुर्तगाल का था। इन देशों का यहां पर प्रभाव था। और जैसे उत्तरी अमेरिका में प्राकृतिक संसाधन भरा हुआ था, उसी तरह से इस अमेरिका में भी प्राकृतिक संसाधनों का भरमार था। यहां भी प्राकृतिक संसाधन बहुत थे, और जिसका परिणाम हुआ कि जो लोग यहां पर आके बसे यूरोप से, उन लोगों के द्वारा यहां के संसाधनों का दोहन किया गया, यहां के संसाधनों का दोहन किया गया, और उसका परिणाम हुआ कि यहां भी आर्थिक विकास होने लगा। इस अमेरिका में भी आर्थिक विकास होने लगा, इस अमेरिका में भी शिक्षा का, मीडिया का विकास। किसका? शिक्षा और मीडिया, एजुकेशन और मीडिया, यहां विकास होता है, जिसका परिणाम हुआ कि यहां के लोगों में भी प्रबोधन की चेतना आने लगी। यहां के लोगों में भी प्रबोधन की चेतना आने लगी, और उसका परिणाम हुआ कि यहां के लोगों ने भी साम्राज्यवाद का विरोध करना शुरू किया, साम्राज्यवाद का विरोध करना शुरू किया। यानी
हम ये कह सकते हैं बच्चों कि साउथ अमेरिका में भी प्रबोधनकालीन चेतना का विस्तार, वहां साम्राज्यवाद के खिलाफ चलने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन के जरिए हुआ। ये आपका निष्कर्ष है। साउथ अमेरिका में भी राष्ट्रवाद का विकास, वहां होने वाले आर्थिक विकास, साउथ अमेरिका में भी प्रबोधन का विकास, वहां होने वाले आर्थिक विकास तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ होने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन के माध्यम से। ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब यहां पर एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो साउथ अमेरिका है, यहां पर प्रबोधन की चेतना तो आती है, लेकिन यहां पर लोकतंत्र उतना मजबूत नहीं होता है जितना कि उत्तरी अमेरिका में हुआ था। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं। यानी कि उत्तरी अमेरिका की तरह दक्षिणी अमेरिका में लोकतंत्र उतना मजबूत नहीं हो पाया। इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं अगला लेता हूं, अफ्रीका। अफ्रीका अफ्रीका यानी ये रहा उत्तरी अमेरिका, ये रहा दक्षिणी अमेरिका, ये रहा यूरोप और ये रहा अफ्रीका, और ये रहा यूरोप और ये रहा अफ्रीका। अच्छा, टाइम हो गया क्या रॉकी? बस एक मिनट, बस एक मिनट। चूंकि हम लिख दिए हैं इसको, रॉकी रॉकी बाबू, इसको चूंकि हमने लिख दिया है तो बस एक मिनट, एक मिनट समझिए। अफ्रीका है। यहां क्या होता है बच्चों कि यूरोप से यहां कई देशों का आगमन होता है। यूरोप से कई देशों का आगमन होता है। जैसे इंग्लैंड भी आता है, जैसे फ्रांस भी आता है, जैसे जर्मनी भी आता है, और बाद में अमेरिका भी आता है। जब ये देश आते हैं तो जो अफ्रीका है उसको कहा जाता है यह काला महादेश है। क्या है? काला महादेश। अफ्रीका क्या है? एक ब्लैक कॉन्टिनेंट है, काला महादेश, यानी सब काला है, कुछ नहीं। ध्यान देना, अफ्रीका को यूरोपीय लोग कहते थे यह काला महादेश है, यहां जाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जब यहां पर सोना दिखाई दिया, सोना, गोल्ड, तो पीली धातु ने यूरोप को आकर्षित करना शुरू किया और यूरोपीय लोग धीरे धीरे यहां पर आ गए। यहां पर कुछ योद्धा आए, ईसाई मिशनरी भी आ गई, चलो कुछ ईसाई का प्रचार करते हैं। बच्चों आप देखोगे कि अफ्रीका में भी, मेरा ये निष्कर्ष है, अफ्रीका में भी प्रबोधनकालीन चेतना का विस्तार यूरोपीय लोगों के द्वारा, और यहां भी आप देखोगे कि प्रबोधन का विकास साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रवादी संघर्ष के माध्यम से हुआ। लेकिन दो बात को ध्यान रखना, यहां पर लोकतंत्र मजबूती से स्थापित नहीं हुआ। अफ्रीका में लोकतंत्र
मजबूती से स्थापित शुरुआती दौर में नहीं हो पाया। क्यों? उसका सबसे पहला कारण है इनका आपस में जातीय संघर्ष। उसका सबसे पहला कारण है बच्चों कि अफ्रीकी लोगों का आपस में जातीय संघर्ष, आपस में लड़ते रहते थे। दूसरा कारण अफ्रीका में अल्प विकास, अल्प आर्थिक विकास। अफ्रीका में अल्प आर्थिक विकास, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है अफ्रीका में शिक्षा का अल्प विकास। अफ्रीका में शिक्षा का अल्प विकास, ये तीन सबसे बड़े कारण हैं जिसके वजह से जितना अफ्रीका में प्रबोधनकालीन चेतना का विस्तार होना चाहिए वह नहीं हुआ। और इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में भी बच्चों आप देखोगे कि प्रबोधनकालीन चेतना का विकास वहां भी कैसे हुआ? साम्राज्यवादी, है ना, साम्राज्यवाद के खिलाफ होने वाले राष्ट्रवादी संघर्ष के माध्यम से हुआ। तो सब मिलाकर के इस टॉपिक में इतना ही ध्यान रखना है आपको कि जैसे जैसे यूरोप का विस्तार होता है और इनके द्वारा विश्व के अन्य क्षेत्रों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए जाने लगे, तो वहां पर इनके द्वारा संचार का, शिक्षा का विकास भी किया और उसका परिणाम हुआ कि वहां के लोगों में जागरूकता आया और लोगों ने अपने अधिकारों की मांग करना शुरू किया। जब अधिकारों की मांग करना शुरू किया तो वहां पर स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और फिर वे देश आजाद। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और कल के क्लास में बच्चों हम चर्चा करेंगे कि समाजवाद और साम्यवाद क्या है और इसका प्रभाव क्या रहा। ये हम लोग का वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक। तो आप सभी को एक बार फिर वसंत पंचमी का मैं हार्दिक बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूजा पाठ आराधना करेंगे और मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। थैंक यू।